हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्यापार अध्ययन यानी कि बीएसटी जो क्लास 11 का है, कक्षा 11 का सीबीएसई सिलेबस में चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। इसका आज हम भाग 3 और अंतिम पार्ट इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पिछले चैप्टर में यहाँ तक व्यापार के बारे में पहले हमने देखा था, ये सब वाणिज्य के बारे में। आज हम देखेंगे व्यापार के बारे में। इससे अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा आप पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि आपको चैप्टर यहाँ तक का क्लियर हो जाए। व्यापार के बारे में बात करते हैं। व्यापार वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। इसका अर्थ बिक्री, हस्तांतरण या तो बेचना या कुछ एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे लेन देन करना अथवा विनिमय से है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराता है। जो आपने बना लिया उसको फाइनल जो कंज्यूमर्स हैं उन तक वो उपलब्ध कराएगा। आज के युग में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन उत्पादकों के लिए उनकी वस्तुओं की बिक्री प्रत्येक उपभोक्ता को अलग अलग कर पाना दुष्कर्म है। बहुत मुश्किल है उसके लिए ऐसा करना। व्यापारी मध्यस्थ के रूप में व्यापारिक क्रियाएं करते हुए विभिन्न बाजारों में उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि व्यापार व्यक्ति अर्थात उत्पादक तथा उपभोक्ता सभी संबंधी बाधा को दूर करता है। व्यापार इन सब चीज़ों को दूर करता है। व्यापार की अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव ही नहीं हो सकता। अगर आपने बिजनेस स्टैब्लिश नहीं किया है तो कहीं पे भी आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे बड़े पैमाने पर उत्पादन। व्यापार को दो बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अथवा देसी व्यापार जिसे हम कहते हैं, में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान एक ही देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर किया रहता है। मतलब भारत में है तो भारत के अंदर ही किया जा रहा है। इसी को आगे थोक और फुटकर में भी बांटा जा सकता है। भाई देखो, जब वस्तुओं का क्रय विक्रय भारी मात्रा में किया जाता है तो उसे थोक विक्रेता कहा जाता है। होलसेलर। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय अपेक्षाकृत कम मात्रा में किया जाता है तो उसे फुटकर कहा जाता है। रिटेलर। बाह्य एवं विदेशी व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के व्यक्तियों अथवा संगठनों के माध्यम किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वो एक देश में ना करके दूसरे देश से किया जा रहा है। यदि वस्तुओं का क्रय दूसरे देश से किया जाता है तो उसे आयात का व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं का विक्रय दूसरे देशों से किया जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। कि मतलब हमने सामान बेचा बाहर तो निर्यात, और अगर बाहर से खरीदा तो आयात। जब वस्तुओं का आयात किसी अन्य देश की निर्यात करने के लिए किया जाता है तो उसे पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार भी कहते हैं। व्यापार के सहायक कौन कौन से? व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार का सहायक कहा जाता है। इन क्रियाओं में सेवाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये उद्योग और व्यापार में सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा, भंडारण एवं विज्ञापन। ये सब आपका सहायक क्रिया में आते हैं। अर्थात ये क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं हैं जो सहायक के भूमिका निभाती है। वास्तव में ये क्रियाएं न केवल व्यापार में सहायक होती है बल्कि उद्योग में भी सहायक होती है और इस प्रकार के दूसरे व्यवसाय के लिए सहायक होती है। वास्तव में सहायक क्रियाएं पूरे व्यवसाय का तथा विशेष रूप से वाणिज्य का अभिन्न अंग, बड़ा हिस्सा माना जाता है। ये क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में आने वाली बाधाओं को भी दूर करती है। जैसे कि परिवहन माल को एक स्थान से दूसरे ले जाने में भी मदद करता है। बैंकिंग क्या करती है? वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बीमा, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए बीमा प्रोवाइड करा जाता है। भंडारण, संग्रहण की व्यवस्था प्रदान करता है कि स्टोरेज के द्वारा समय की उपयोगिता का सृजन किया जाता है। विज्ञापन के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में ये क्रियाएं माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा एवं माल की बिक्री संवर्धन को सरल बनाती है, ईजी कर देती है। इसलिए जरूरी है। सहायक क्रियाओं को संक्षेप में देखो नीचे बताया गया है। परिवहन एवं संप्रेषण। वस्तुओं का उत्पादन एक विशिष्ट जगहों पर होता है, जैसे कि चाय आसाम में उगाई जाती है, रुई गुजरात में, महाराष्ट्र में, जूट पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। लेकिन ये सब चीज़ यहाँ तो इस्तेमाल नहीं की जाती है ना, पूरे देश में इस्तेमाल की जाती है। चीनी उत्तर प्रदेश में, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब उदाहरण दिया है। लेकिन उपभोग के लिए इन वस्तुओं को आवश्यकता देश के सभी वर्गों को होती है। स्थान संबंधी बाधा को सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा तटीय जहाज रानी पर भी दूर किया जा सकता है। परिवहन के द्वारा कच्चा माल उत्पादन स्थल पर लाया जाता है तथा तैयार माल को कारखाने से उपभोग के लिए एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। परिवहन के साथ संप्रेषण माध्यमों की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि उत्पादक व्यापारी
एवं उपभोक्ता एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकें। अतः डाक एवं टेलीफोन सेवाओं की भी ज़रूरत उसमें मानी जाती है। इसके अलावा बैंकिंग एवं वित्तीय, देखिए उनको धन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। धन के बिना व्यवसाय का संचालन नहीं हो सकता है, क्योंकि धन की आवश्यकता परिसंपत्तियों को क्रय करने तथा मतलब कुछ गुड्स वगैरह सामान, कुछ एसेट्स खरीदने के लिए किया जाता है। नित्य प्रति के व्ययों को, जो दिन डेली के जो खर्चे होते हैं उसको पूरा करने के लिए होता है। व्यवसायी आवश्यक धन राशि बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक वित्त की समस्या का समाधान कर व्यवसाय की सहायता करते हैं। वाणिज्यिक बैंक अधिक विकृष्ट एवं नगद साख, ऋण एवं अग्रिम के माध्यम से राशि प्रदान कर सकता है। वो बैंक चेकों की वसूली, धन अन्य स्थानों पर भेजने तथा व्यापारियों की ओर से बिलों का भुगतान करने में भी सहायता करते हैं। विदेशी व्यापार में वाणिज्यिक बैंक आयातकों एवं निर्यातकों दोनों की ओर से भुगतान की व्यवस्था करते हैं। वाणिज्यिक बैंक जनसाधारण की पूंजी एकत्र करने में भी कंपनी प्रवर्तकों की सहायता करते हैं। ये सब वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। बीमा, व्यवसाय में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं। कारखानों की इमारत, मशीन, फर्नीचर आदि का आग, चोरी एवं अन्य जोखिमों से बचाव आवश्यक है। माल एवं अन्य वस्तुएं चाहे गोदाम में हों या मार्ग में हों, जिनके खोने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने का भय रहता है। कर्मचारियों की दुर्घटना भी हो सकती है अथवा व्यावसायिक जोखिमों से सुरक्षा आवश्यक है। बिना इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा भी आपका इन्हीं सबको, जो बीमा अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो ये सब चीज़ें आपकी सुरक्षित नहीं हैं, हानि एकदम ज़्यादा भी हो सकती है। एक साधारण से प्रीमियम की राशि का भुगतान कर बीमा कंपनी से हानि या क्षति की राशि को एवं शारीरिक दुर्घटनावश चोट लगने होने पर भी क्षति की पूर्ति करवाई जा सकती है। भंडारण, देखो कोई भी सामान आपने जब बनाया तभी इस्तेमाल नहीं होता, उसको स्टोरेज करना पड़ता है। प्राय वस्तुओं के उत्पादन के तुरंत पश्चात इनका उपयोग या विक्रय नहीं होता। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुलभ कराने के लिए गोदामों में सुरक्षित रखा जाता है। माल को क्षति से बचाने के लिए भी इनको सुरक्षा की जाती है कि पानी वाली में ख़राब ना हो, चूहे ना ख़राब कर दे, इसलिए इसके सुरक्षित संग्रहण की आवश्यकता विशेष व्यवस्था की जाती है। भंडारण व्यवसाय की इकाइयों को संग्रहण की कठिनाई को हल करने में सहायता प्रदान करता है तथा वस्तुओं को उस समय उपलब्ध कराता है जब उनकी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। वस्तु की लगातार आपूर्ति द्वारा मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जाता है। विज्ञापन वस्तुओं के संवर्धन को, विज्ञापन क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। बिना एडवर्टाइजमेंट के सामान बिकता ही नहीं है। संवर्धन की महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तु जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो गए, आपके स्वचालित अपने आप चलने वाले वाहन हो गए, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, इनमें से अधिकांश का निर्माण एक बाजार में आपूर्ति अनेक छोटी बड़ी इकाइयों द्वारा की जाती है। बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं। उत्पादकों एवं व्यापारियों का प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप में, पर्सनल लेवल पे जाके मिलना संभव नहीं है। विक्रय बढ़ाने हेतु विभिन्न उत्पादों, उनकी विशेषताएं एवं मूल्य आदि की सूचना प्रत्येक संभावित ग्राहक तक पहुंचाना, संभावित ग्राहक मतलब जो हो सकता है हमारा ग्राहक, वहाँ तक पहुँचाना आवश्यक होता है। साथ ही उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रयोग, गुणवत्ता तथा मूल्य आदि के संबंध में स्पर्धात्मक जानकारी देना, कि मतलब दूसरा कंपटीटर क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, वो जानकारी देना भी विज्ञापन का ही काम होता है। अपने उत्पाद खरीदने के लुभाने के लिए वस्तुओं का विज्ञापन आवश्यक है। इस प्रकार विज्ञापन बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के संबंध में सूचना देने एवं उपभोक्ताओं को वस्तु विशेष के क्रय करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए प्रेरित करता है, तत्पर करने में सहायक होता है। व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, व्यवसाय का प्रारंभ बिंदु कोई उद्देश्य होता है। सभी व्यवसाय कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभिमुख होते हैं। कोई भी काम है कोई उद्देश्य के बिना नहीं हो सकता। ये उद्देश्य उस ओर संकेत करते हैं कि व्यवसाय अपने कार्य के बदले क्या प्राप्त करना चाहता है। साधारणतः यह समझा जाता है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के लिए होता है, जबकि व्यवसाय स्वयं भी यह दर्शाते हैं कि वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन या वितरण करने में उनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना ही है। जबकि प्रत्येक व्यवसायी का सामान्यतः यह प्रयास रहता है कि उसे नियोजित राशि से अधिक लाभ हो। दूसरे शब्दों में व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। देखो, जो लागत पर आगत का अधिक कर रहा है कि मतलब जितनी लागत बनाई उस पर कितना आपको पैसा मिला, कितना ऊपर से प्रॉफिट हुआ। आज के
युग में यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि व्यावसायिक इकाइयाँ समाज का एक अंग है और उनके कुछ उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्व सहित होने चाहिए ताकि वे लंबे समय तक चल सकें तथा प्रगति की ओर बढ़ सके। लाभ अग्रणी उद्देश्य होता है लेकिन एकमात्र नहीं होता, और भी बहुत सारे उसको सोशल भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, यद्यपि लाभ कमाना ही व्यवसाय का एक उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन इसके महत्व की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यवसाय का प्रयत्न होता है कि वो जो कुछ भी उनके निवेश किया है उससे अधिक धन प्राप्त करें। ठीक है ना, हर कोई चाहेगा ये प्रॉफिट अर्न करना। लागत से आगत का अधिक्य लाभ कहलाता है। लाभ को विभिन्न कारणों से व्यवसाय का एक आवश्यक उद्देश्य माना गया है। एक तो देखो आय का स्रोत है, वो उसके बिना तो इनकम नहीं होगी। आवश्यक वित्त का स्रोत भी यही होता है। कुशल कार्यशैली का घोतक होता है कि अगर कोई अच्छा अर्निंग कर रहा है, कुछ अच्छा ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो यानी कि वो अच्छा बंदा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकारोक्ति भी हो सकती है कि मतलब समाज के लिए उपयोगी तभी माना जाएगा जब वो प्रॉफिट कमा रहा होगा। यह एक व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है, गुडविल जैसे हम कह सकते हैं, उसको भी बढ़ाता है। फिर भी एक अच्छे व्यवसाय के लिए केवल लाभ पर बल देना तथा दूसरे उद्देश्यों को भुला देना खतरनाक साबित हो सकता है। यदि व्यवसाय के प्रबंधक केवल लाभ के मनोग्रस्त हो जाए तो वे ग्राहकों, कर्मचारियों, विनियोजकों तथा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भुला सकते हैं तथा तत्काल लाभ कमाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण भी कर सकते हैं, जो कि गलत होगा। इसका नतीजा यह होगा कि प्रभावित लोग उन व्यवसायिक इकाइयों के साथ सहयोग करें या उनके दुराचार पर विरोध करें। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध भी करें। फलस्वरूप इकाई का धंधा चौपट हो सकता है। यही कारण है कि ऐसा व्यवसाय मुश्किल से ही मिलता है जिसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना हो। कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाता है। व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? देखो, किसी उद्यम के लाभ के लगातार वृद्धि समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के लिए कारण हो सकती है। बिल्कुल, जब वो लाभ में वृद्धि करेगा तभी तो वो सेवाएं प्रदान करेगा। वास्तव में उद्देश्य हर उस क्षेत्र में वांछनीय है जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय को जोखिम को जीवित रखते हैं तथा समृद्धि को प्रभावित करते हैं। समृद्धि मतलब कि उसका विकास को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय को आवश्यकता या लक्ष्य में संतुलन रखना है तो उसे बहुमुखी उद्देश्यों को और अपने सम्मुख रखना होगा। सिर्फ एक लाभ कमाना नहीं, बहुत सारे उद्देश्य होने चाहिए। यह केवल एक लक्ष्य को सामने रखकर महारत हासिल नहीं कर सकता। उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट तथा व्यवसाय के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरणतः विक्रय मात्रा का निर्धारण होना चाहिए कि कितना विक्रय किया जाए, जो पूंजी एकत्रित करनी है उसका अनुमान होना चाहिए तथा उत्पाद की इकाइयों का लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। उद्देश्य यह बताते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से यह कार्य करने जा रहा है ताकि वह अपने क्रियाकलापों का विश्लेषण कर सके, बता सके कि क्या वो कर रहा है तथा अपने कार्य के निष्पादन में सुधार ला सके। सुधार भी देखो लाना पड़ेगा, तभी वो आगे एक्टिव रह पाएगा। व्यवसाय के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता प्रत्येक उस क्षेत्र में होती है जहां निष्पादन परिणाम व्यवसाय के जीवित रहने और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों का वर्णन देखो नीचे किया गया है। जैसे बाजार की स्थिति। बाजार स्थिति से तात्पर्य उस उद्यम की उसके प्रतियोगियों से संबंधित क्या अवस्था है, कि मतलब कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। उस उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पादन उपलब्ध करवाने तथा उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना चाहिए। बाजार की स्थिति को देखते रहना चाहिए। नव परिवर्तन, नया बदलाव लाना। नव परिवर्तन तात्पर्य है कि विचारों का समावेश तथा जिस विधि से कार्य किया जा रहा है उसमें कुछ नवीनता लाई जाए, बदला जाए, लेकिन इसके अंदर उत्पाद तथा सेवाओं में नव परिवर्तन लाया जाए, नया कुछ लाया जाए, उनकी पूर्ति में निपुणता की जाए, ज़्यादा उसको इम्प्रूव किया जाए। वह सक्रियता से में नव परिवर्तन की आवश्यकता, देखो नव परिवर्तन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। उसके बिना कोई भी कार्य ज़्यादा तक नहीं रुक पाएगा, कोई भी उद्योग ठप हो जाएगा। किसी भी व्यवसाय आधुनिक प्रतियोगिता के युग में बिना नव परिवर्तन के फल फूल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं उत्पादकता। उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करने से किया जाता है। इसका प्रयोग कुशलता के माप के रूप में भी किया जा सकता है। लंबे समय तक चलते रहना तथा प्रगति के लिए प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध स्रोतों का
अधिकतम सदुपयोग करते हुए, ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए। तो उत्पादकता को जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तभी अर्निंग बढ़ेगी। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, जैसे कि प्रत्येक व्यवसाय का संयंत्र, प्लांट जो उसने लगाया है, मशीन एवं कार्यालय इत्यादि ऐसे भौतिक स्रोतों तथा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन कोषों की सहायता से संसाधनों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। व्यावसायिक इकाइयों को इन स्रोतों को अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर उनका दक्षतापूर्वक मतलब सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। लाभ अर्जन, ऑब्वियसली लाभ के बिना तो कुछ होगा नहीं, विनित पूंजी पर लाभ अर्जन से है मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। इसको हम काफ़ी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। प्रबंध, निष्पादन एवं विकास, प्रत्येक उद्यम को अपने प्रबंधन से यह अपेक्षा रहती है कि वे व्यावसायिक क्रियाओं को उचित आचार संहिता तथा सामंजस्य स्थापित करें, मतलब सही से काम करें, मैनेजमेंट उसका। अतः प्रबंध, निष्पादन एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए उद्योगों को सक्रियता से काम करना चाहिए। सक्रियता से मतलब एक्टिव रह के काम करना चाहिए। कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति, अब देखो एम्प्लॉइज़ के बारे में बात आ रही है, वो भी जरूरी है किसी व्यवसाय को सक्सेस बनाने के लिए। किसी भी कर्तव्य व्यवसाय की उत्पादकता, लाभप्रदता, क्षमता में योगदान की मात्रा कर्मचारियों द्वारा कार्य का निष्पादन एवं उनकी मनोवृत्ति निर्धारण करते हैं कि उसका वो उनकी सोच कैसी है, कि कैसे काम करना चाहते हैं, सिर्फ फायदे के लिए या फिर कंपनी के बेनिफिट के लिए, गोल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अतः प्रत्येक व्यवसाय को कर्मचारियों द्वारा किए हुए कार्यों को में सुधार लाना, कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखना एवं आवश्यक आश्वासन देने का प्रयत्न करता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं उसके व्यवसाय में। फर्मों का दायित्व से है जो समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक स्रोत जुटाएं तथा आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा का भी काम करता रहता है। एक व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों तथा समुदायों के हित में अपने उत्तरदायित्व तथा उनकी समृद्धि के लिए अग्रसर रहना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है व्यावसायिक जोखिम। देखो जोखिम की बात हो रही है, मतलब अनिश्चितता, ठीक है। अपर्याप्त लाभ या हानि होने को संभावना होती रहती है। आकस्मिक घटनाओं के कारण भी हो सकता है। उदाहरणतः जैसे किसी वस्तु की विशेष मांग कमी आ जाना, उपभोक्ताओं की रुचि या प्राथमिकताओं में परिवर्तन आ जाना कि वो चाहते हैं सामान खरीदना, या उसी प्रकार के उत्पाद बेचने वाले प्रतियोगी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा अधिक होने से लाभ की कमी हो जाना, वो सस्ते में सामान बेच रही है, आप नहीं बेच पा रहे। बाजार में कच्चे माल की कमी हो जाना तो आप सामान ही नहीं बना पाओगे, या फिर उनके मूल्य बढ़ जाना। जो फर्म अपने कच्चे माल को उपयोग में ला रही है उन्हें इसे क्रय करने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल, परिणामतः लागत मूल्य बढ़ जाएगी जिस कारण लाभ में कमी आ जाएगी। व्यवसायों को निश्चित रूप से दो प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है। एक तो अनिश्चित होता है और एक होता है शुद्ध जोखिम। देखिए, अनिश्चित जोखिम में दो संभावनाएं विद्यमान होती है, लाभ की भी या तथा हानि की भी। संदिग्ध हानियां बाजार की दशाएं जिसमें मांग व पूर्ति में उतार चढ़ाव शामिल है तथा इस कारण मूल्यों में आए परिवर्तन से या ग्राहकों की रुचि या फैशन में परिवर्तन भी हो सकता है। यदि बाजार की दशा व्यवसाय के पक्ष में है तो लाभ हो सकता है। दशा विपरीत होने से अवस्था में हानि की संभावना होगी। शुद्ध हानि दो कौन सी होती है, में या तो हानि होगी अथवा हानि नहीं होगी, सिर्फ हानि की बात हो रही है। जैसे कि आग लगना, चोरी होना, हड़ताल होना शुद्ध हानियों का उदाहरण है। यदि ये घटनाएं घटित होती है तो हानि होगी तथा इन घटनाओं में के घटित न होने पर हानि नहीं होगी, सिर्फ हानि से रिलेटेड होती है। देखो नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति कौन सी होती है। देखो व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं का कारण ऑब्वियसली कि फिक्स नहीं होता, वो अनिश्चितताओं से ही होता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं की अनभिज्ञता, पता नहीं क्या होने वाला है भविष्य में। प्राकृतिक आपदाएं, मांग और मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, तकनीक में सुधार आदि से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अनिश्चितता बनी रहती है। ये परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण हो सकते हैं। इन कारणों का पहले से ज्ञान नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता ही है। अगर कोई व्यवसाय है तो जोखिम तो होगा ही होगा। कोई भी व्यवसाय इससे छूटा नहीं है। यदि व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है, जोखिम को कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करती है कि क्या प्रकृति है, क्या उसका आकार है। जैसे कि मान लो सपोज प्रमुख घटक हैं जो व्यवसाय की जोखिम की मात्रा को धारण करते हैं। उदाहरणतः जो व्यवसाय फैशन की चीज़ों से लेन देन करते हैं तो उनमें जोखिम की मात्रा ज़्यादा होगी। उसी प्रकार वृहद स्तरीय
व्यापार में लघु स्तरीय व्यापार की अपेक्षा ज़्यादा, जो बड़ा व्यापार होगा उसमें छोटे के मुकाबले ज़्यादा उसमें जोखिम होगा। ठीक है, ये सब व्यवसाय की प्रकृति और इन सब पे निर्भर करता है, क्या आकार है क्या घटक है उसके। जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। ऑब्वियसली जब जोखिम उठाओगे तभी फायदा होगा, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। एक पुराना सिद्धांत है जो सभी प्रकार के व्यवसाय पर लागू होता है। किसी भी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक होने का अवसर होता है। कोई भी उद्यमी भविष्य में अधिक लाभ पाने की लालसा से जोखिम उठाता है। सही बात है। व्यावसायिक जोखिमों के कारण क्या होते हैं? देखो, प्राकृतिक कारण, जैसे कि बाढ़, भूचाल, बिजली गिर गया, वो आपके प्राकृतिक कारणों में माना जाता है, जिसमें मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं है। व्यवसाय में संपत्ति या आय की भारी हानि हो सकती है। मानवीय कारण, जैसे किसी ने बेईमानी कर ली, लापरवाही या फिर अज्ञानता के कारण कुछ हो गया, बिजली फेल हो गया, हड़ताल हो गई, तो ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। कोई अकुशलता, मतलब को प्रबंधक की अकुशलता, वो काम ही नहीं करना जानते या काम करना नहीं चाहते, तब भी फिर आपको नुकसान होगा। आर्थिक कारण, जैसे कि माल की कमी में अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा हो गई, मूल्य, ग्राहकों में देय राशि ना दे पाना कि ऐसी कोई स्थिति आ गई है, तकनीक में परिवर्तन, इन सब से भी हो जाता है। जैसे कि बाज़ार में आपका जो ब्याज की दर पर वृद्धि हो गई तो कर में भारी उगाही आदि भी इस प्रकार के कारणों की श्रेणी में आते हैं। कर ही बढ़ा दी, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दी तो क्या करोगे, उसमें आपका नुकसान बढ़ जाएगा। परिणामतः व्यापार संचालन लागत वे ऑब्वियसली असंभावित रूप से अधिक हो जाएगी। अन्य कारण में देखो, जैसे राजनीतिक उथल पुथल हो गया, मशीनों की खराबी होगी, बॉयलर का फट गया, या फिर मुद्रा में दर में उतार चढ़ाव हो गया, तो ये सब अन्य कारणों में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है व्यापार का आरंभ, मूल घटक है। ऑब्वियसली आरंभ ठीक होगा तो फिर सब चीज़ ठीक होगी। आरंभ करना ठीक उसी प्रकार का काम है जैसे मनुष्य विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर अपने प्रयत्नों से किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करता है। नए व्यवसाय की सफलता मुख्यतः उसके उद्यमी अथवा परिवर्तक की उस योग्यता पर निर्भर करती है कि वह संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने तथा कम से कम लागत में उनका समाधान करने का सक्षम हो। जो जितना वो निपुण होगा इन सब करने में, तभी वो अच्छे से कमाई कर पाएगा। आज के व्यावसायिक जगत में यह इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, जोखिम भी अधिक होता है। कुछ समस्याएं जिसमें व्यावसायिक फर्मों को जूझना भी पड़ता है, ये बुनियादी प्रकृति है। एक फैक्ट्री खोलने के लिए उसकी योजना बनाना तथा उसके क्रियान्वयन, मतलब उसके सुचारू रूप से चलाने में व्यवसाय का स्थान, संभावित ग्राहक, साजो सामान तथा उसकी किस्में, विन्यास, क्रय, वित्तीय समस्याएं तथा कर्मचारियों के चयन आदि की समस्याओं का ध्यान रखना, ये सब आगे डिटेल में आएगा। अभी बड़े व्यवसाय की समस्याएं और भी अधिक जटिल हो सकती है। जिस प्रकार कुछ मूल घटक होते हैं जिसका किसी व्यवसायिक को व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान देना चाहिए। दो कौन कौन से हैं? व्यवसाय के स्वरूप का चयन, जैसे कि व्यवसाय किस तरह का हो गया, स्वतः ही वह उस प्रकार के उद्योग या सेवा को चुनना पसंद करेगा जिसमें लाभ अधिक हो, ऑब्वियसली। लेकिन यह निर्णय बाजार के में ग्राहकों की आवश्यकता तथा उद्यमी के तकनीकी ज्ञान और उत्पादन विशेषता के निर्माण में उसकी रुचि से प्रभावित बिल्कुल होगा। उसकी अपनी रुचि भी देखनी पड़ेगी। फर्म का आकार कैसा हो, उसका विस्तार तथा दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ घटक बड़े आकार के पक्ष में होते हैं, कुछ सीमित रखने के पक्ष में होते हैं। यद्यपि लेकिन यदि उद्यमी को यह विश्वास हो कि उसके व्यापार उत्पादन की मांग बाजार में अच्छी होगी तथा वह व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध कर सकता है, तो उसे बड़े पैमाने पर व्यापार आरंभ करना चाहिए। तभी तो वह लाभ ज़्यादा कमाएगा। यदि बाजार की दशा अनिश्चित है तो जोखिम अत्यधिक है, तो छोटे पैमाने का व्यवसाय ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वामित्व के रूप का अनुमान, मतलब कि चुनाव कैसे करेगा, वो खुद अपने बल पे करेगा, एकाकी व्यापार या फिर साझेदारी में करेगा, या संयुक्त पूंजी व्यापार हो सकता है। उपयुक्त स्वामित्व अनुभव स्वरूप का चुनाव, पूंजी की आवश्यकता कितनी है, स्वामियों के दायित्व, लाभ का विभाजन, विविध अनौपचारिकताएं बहुत सारी हो जाती है उसमें, अगर वो मिलकर काम कर रहा है तो व्यवसाय की निरंतरता, हित स्थानांतरण आदि पर निर्भर करेगा। उद्यम का स्थान क्या हो, देखो स्थान बहुत फर्क पड़ता है इससे। व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है स्थान, जहाँ व्यवसायिक क्रिया का संचालन होता है। इसके संबंध में किसी भी त्रुटि का परिणाम उच्च उत्पादन लागत, अगर मान लो सब ऐसी जगह आपने उद्योग लगा दिया जहाँ पर कच्चा माल नहीं मिल रहा, तो लागत उसकी बढ़ जाएगी। उचित प्रकार के उत्पादन निवेशकों की प्राप्ति से असुविधा तथा ग्राहकों की अच्छी सेवा देने में कठिनाई का रूप होगा। उद्यम के स्थान का चुनाव करने में कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम है कि नहीं, वहाँ पे बिजली आपूर्ति,
बैंकिंग, यातायात, संप्रेषण, भंडारण करने की सुविधा भी है कि नहीं, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था यानी कि वित्त व्यवस्था से अभिप्राय प्रस्तावित व्यवसाय के प्रारंभ करने तथा उसकी निरंतरता के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना है। पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्तियों जैसे कि आपकी भूमि हो गई, भवन जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं, मशीनरी तथा साजो सामान तथा चालू संपत्ति जैसे कच्चा माल, देनदार, ये सब इसमें आते हैं। तैयार माल का स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। दैनिक व्यय का भुगतान करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। समुचित वित्तीय योजना यानी कि पूंजी की आवश्यकता स्रोत जहाँ से पूंजी प्राप्त हो सकेगी तथा फर्म में पूंजी की सर्वोत्तम उपयोग की निश्चित रूपरेखा बनाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है भौतिक सुविधाएं। व्यवसाय प्रारंभ करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मशीन तथा साजो सामान, भवन एवं सहायक सेवाएं शामिल है। महत्वपूर्ण घटक का निर्णय व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार, वित्त की उपलब्धता तथा उत्पादन प्रक्रिया पर भी निर्भर करेगा। संयंत्र अभियंता यानी कि प्लांट लेआउट कैसा हो उसका, जब भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता निश्चित हो जाए तब उद्यमी को संयंत्र का ऐसा नक्शा बनाना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हों। जैसे कि अभियंता नक्शा से आशय प्रत्येक उस वस्तु की व्यवस्था करने से है जो किसी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हो, जैसे कि मशीन, मानव, कच्चा माल तथा निर्मित माल की भौतिक व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं आपका सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल भी अच्छा होना चाहिए, तभी काम अच्छा हो पाएगा। प्रत्येक उद्यम को विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम तथा वचनबद्ध कामगार बल की आवश्यकता होती है ताकि भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों को वांछित उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके। जो हम चाह रहे हैं मतलब कच्चे माल को फिनिश गुड्स में तैयार किया जा सके। कोई भी उद्यमी सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता, अतः उसे कुशल एवं अकुशल श्रमिकों तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों की आवश्यकता की पहचान होनी चाहिए। कर्मचारी अपने कार्य श्रेष्ठ तरीके से कर सकें, इसके लिए प्रशिक्षित तथा उत्प्रेरक की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कर संबंधी योजना यानी कि आजकल लोग कर के बिना कोई काम नहीं कर सकता, आवश्यकता के अनुसार कर उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि विविध कानून व्यवस्था की कार्य विधि के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के प्रवर्तक को विभिन्न कर कानूनों के अंतर्गत कर दायित्व तथा क्या उसका टैक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, कितना टैक्स को जमा कराना पड़ेगा तथा व्यावसायिक निर्णयों पर उनके प्रभाव के संबंध में पहले से ही सोचकर चलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए उद्यम परिवर्तन यानी कि उद्यम घटकों, उपरोक्त घटकों के विषय में निर्णय लेने के उपरांत एक उद्यम के वास्तविक परिवर्तन के लिए कार्यवाही कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसका तात्पर्य विभिन्न संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करना, आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना, उत्पादन प्रक्रिया आरंभ करना तथा विक्रय परिवर्तन अभियान को प्रोत्साहित न देना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया है पूरा। सेकंड चैप्टर के साथ आपको जल्द मिलेंगे। अगर आपको देखो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है नीचे, उसमें भी आप कमेंट्स कर सकते हो, कोई अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मैसेज करके। थैंक यू फ्रेंड्स।